आप बेबी ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, तो आगे आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप 6 महीने से 1 साल से आपको हो गया है नेचुरली बेबी ट्राई करते हुए, लेकिन बेबी नहीं हो पा रहा है, तो वो उसका रीजन क्या है? और अगर आप उसका रीजन जानेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि आगे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बेबी का जो बर्थ है वो तभी होता है जब मदर और फादर का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या बेबी नहीं हो पाने की प्रॉब्लम, दोनों पे ही डिपेंड करती है, मदर पे भी और फादर पे भी। और इसका रेशियो लगभग 50-50% होता है। यानी कि ऐसा अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ वाइफ में ही ज्यादा प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए बेबी नहीं हो पा रहा। लेकिन जितना रोल बेबी बनने में, प्रोसेस में वाइफ का है, उतना ही बराबरी का रोल हस्बैंड का भी है। तो मदर और फादर दोनों ही केसेस में इनफर्टिलिटी दोनों को ही, किसी भी एक को हो सकती है ये प्रॉब्लम, और या फिर दोनों को भी हो सकती है। इस वजह से हस्बैंड का, वाइफ का, दोनों का ही फर्टिलिटी एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप एक्चुअल में सक्सेसफुली बेबी कंसीव करना चाहते हैं और आगे आप अपने लाइफ में वो खुशियां लाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं बेबी ना होने के। पहला जो रीजन है वो मेन में है और बाकी जो दोनों रीजंस हैं वो लेडीज में यानी कि वाइफ में होते हैं। मेन में ज्यादातर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो स्पर्म में होती है और लेडीज में या वाइफ में 2 प्रॉब्लम्स कॉमनली होती हैं। एक तो एग का रिलीज ना होना या एग की क्वालिटी खराब हो जाना, तो एक तो प्रॉब्लम एग लेवल पे है और दूसरी प्रॉब्लम यूट्रस या ट्यूब में प्रॉब्लम की वजह से है। अगर हम मेन की बात करते हैं स्पर्म में, तो स्पर्म की क्वालिटी कैसी है उसके लिए एक टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। तो आप सीमेन एनालिसिस की जांच करवाएं किसी भी फर्टिलिटी सेंटर पे, या नॉर्मली लैब टेस्ट भी जो नॉर्मल अच्छे लैब सेंटर्स होते हैं उन पे सीमेन एनालिसिस की जांच हो जाती है। सीमेन एनालिसिस में बेसिकली ये देखा जाता है कि स्पर्म का काउंट कितना है, और अगर काउंट ठीक है तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, स्पर्म टूटा फूटा है, तो उससे भी बेबी कंसीव नहीं हो पाता। और तीसरा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है स्पीड की, क्योंकि जो सीमेन है उसमें स्पर्म स्विम करता है, तैरता है। तो अगर वो स्पीड कम है तो जाहिर सी बात है कि वो एक फीमेल बॉडी में, वेजाइनल ट्रैक्ट में उतना तेजी से स्विम करके एग तक नहीं पहुंच पाएगा, और ये भी एक कारण होता है बेबी नहीं होने का। तो सीमेन एनालिसिस में बेसिकली 3 चीजें देखी जाती हैं। पहला तो कितना काउंट है, स्पर्म काउंट 20 मिलियन के आसपास होना जरूरी है। दूसरा, स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, और तीसरा स्पर्म की स्पीड। तो ये आपको पता चलता है इससे कि मेल अगर इनफर्टिलिटी है या मेल कारण है एक बेबी ना होने में, तो वो स्पर्म की, मेजर स्पर्म के ही इश्यूज होते हैं। हम बात करते हैं लेडीज में या वाइफ में। वाइफ में मैंने आपको 2 तरीके की प्रॉब्लम बताई। एक तो प्रॉब्लम बताई एग लेवल पे या ओवरसाइट में, एग टाइम पे रिलीज नहीं हो पा रहा है, या फिर एग जो है उसके रिजर्व कम हो गए हैं, कम एग बचे हैं ओवरी में, या फिर एग की क्वालिटी खराब है। और ये तो एग रिलेटेड 3 चीजें हो गई हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम फीमेल में इनफर्टिलिटी की आती है वो है यूट्रस या ट्यूब में प्रॉब्लम। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है कि ओवरी से जो एग निकला वो ट्यूब से यूट्रस तक या बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर वो ट्यूब में नहीं पहुंचा, बच्चेदानी तक नहीं पहुंचा, तो स्पर्म से नहीं मिल पाएगा और बेबी नहीं बन पाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ट्यूब की। अब ट्यूब अगर दोनों तरफ की ब्लॉक है तो फिर तो एक ऑप्शन सर्जिकल या आईवीएफ वाला हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही ट्यूब ब्लॉक है तो दूसरी ट्यूब से कंसीव आप नेचुरली कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आ जाती है यूट्रस की। यूट्रस में अगर एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, जैसे कि यूट्रस में कोई सेप्टा है, कोई दीवार बनी हुई है, मांस का टुकड़ा है, तो बेबी ठहर नहीं पाता है बच्चेदानी में। अगर यूट्रस के अंदर कुछ ऐसे एडेशंस, कुछ जो है फाइबर स्ट्रक्चर बन गए हैं कोई पुराना जख्म की वजह से, सर्जरी के, तो भी बेबी नहीं टिक पाता है। एशरमैन सिंड्रोम भी एक प्रॉब्लम है यूट्रस की। और
यूट्रस में और भी कई तरीके की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी जैसे कि फाइब्रॉइड होना, गांठों का होना, या फिर यूट्रस में एंडोमेट्रियम की थिकनेस पूरी ना होना, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस एक सही मात्रा में जरूरी है ताकि बच्चा उसमें टिक जाए। आपका यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की दीवार अंदर इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा थिक है तो भी बेबी बनने में डिफिकल्टी है, और बहुत पतला है एंडोमेट्रियम तो वहां पे भी बेबी ठहर नहीं पाएगा, तो जल्दी मिसकैरेज होने का चांसेस। तो ये तो मैंने आपको लेडीज में जो बताया है यूट्रस और ट्यूब की प्रॉब्लम। अब हम बात कर लेते हैं एग की प्रॉब्लम। सबसे कॉमन लेडीज में जो इनफर्टिलिटी का कारण है, एग रिलीज नहीं होता है या फिर एग कम होने लग जाते हैं, एग का रिजर्व, या फिर क्वालिटी में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग तो ओवरी में है लेकिन वो निकल नहीं रहा है, ओवरी से बाहर फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ रहा है। और इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम। पीसीएस पीसीओडी जिन लेडीज को, जिन महिलाओं को होता है, उनमें एग रिजर्व तो अच्छा है ओवरी में, बस एग निकल के फेलोपियन ट्यूब तक नहीं आ रहा है। इस वजह से पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं क्योंकि एग टाइम पे नहीं निकल रहा है। और इसके लिए आप कुछ हार्मोनल जांचें, हार्मोनल टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि शरीर में फ्री टेस्टोस्टेरोन का एक टेस्ट, अगर मात्रा इसकी ज्यादा है, जो कि ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाता है, तो समझ में आता है कि पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में भी पता चलता है पीसीएस पीसीओडी का। और आप फास्टिंग इंसुलिन की जांच और पीपी इंसुलिन की जांच भी करा सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं ब्लड में पीसीएस पीसीओडी में। तो ये एक कारण, इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आपको समझना है। HbA1c हाई शुगर लेवल भी पीसीएस पीसीओडी का कारण है। तो अगर आपका HbA1c ज्यादा है, 6, 6.5, 7 है, 3 महीने की शुगर होती है HbA1c, तो भी आपको समझ में आता है। अब हम बात करते हैं, यह तो हो गया कि एग तो था ओवरी में लेकिन रिलीज नहीं हो रहा था। फिर कुछ पेशेंट्स को AMH लो आने लग जाता है। अगर AMH आपका लो है तो इसका मतलब यह है कि एग रिजर्व कम हो गया है। तो अगर एग ही कम, एग का जो अगर रिजर्व ही कम है, एग कम ही बचे हैं, तो फिर प्रेगनेंसी होने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि कम एग की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, मिसकैरेजेस भी ज्यादा होने के चांसेस हैं। और आपको ये समझना है कि एग रिजर्व अगर कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है। एग रिजर्व कम है मतलब AMH मार्क करता है एंट्रल स्टेज वाले एग को, जो एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं उसको बताता है। लेकिन अक्सर महिलाओं में ये भी होता है कि उनमें एंट्रल फॉलिकल भले ही कम हो लेकिन छोटे वाले प्राइमोर्डियल फॉलिकल सही मात्रा में होते हैं, और जब उनको हम मैच्योरिटी लेवल पे ले जाते हैं कुछ सप्लीमेंट्स दे करके, कुछ ट्रीटमेंट दे करके, तो आप जो है एक नॉर्मल कंसीव आप कर सकते हैं, चाहे आपका AMH कम भी हो तो भी। तो ये तो आपको मैंने प्रॉब्लम बताई कि ओवरी में रिजर्व ही कम है एग का। अक्सर ये नॉर्मली बढ़ती एज ग्रुप में, लेडीज में 35+, 40+ में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन अगर AMH आपका लो है तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत हाई चांसेस है कि आप नेचुरली भी कंसीव कर पाए, बस हमें आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है, कुछ सप्लीमेंट्स देने होते हैं, और हो सकता है कोई एक आधा मेडिसिन की भी जरूरत पड़े। बहुत जल्दी आपको IVF पे भागने की जरूरत नहीं होती है। IVF के केसेस सिर्फ उन्हीं में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिनमें कि दोनों ही ट्यूब ब्लॉक हो। अब हम आ जाते हैं जो कि तीसरा प्रॉब्लम है कि एग की क्वालिटी कम है। अब मैं क्वालिटी पे पहले बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं, अगर एग रिजर्व बाय चांस कम है या टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है तो उसमें आप एक FSH की जांच करा सकते हैं हार्मोन की, और आप एस्ट्रोजन की जांच करा सकते हैं। तो अगर आपका FSH बढ़ा हुआ है, FSH ब्रेन से निकलता है और वो सिग्नल देता है ओवरी को सिग्नल मिलता है एस्ट्रोजन रिलीज करने का, और उसके बाद में एग रिलीज होता है, अंडे का रिलीज होता है। मान लीजिए कि FSH आपका ज्यादा है, यानी कि ब्रेन तो पूरी मेहनत कर रहा है, ओवरी को ऑर्डर दे रहा है, लेकिन ओवरी में एस्ट्रोजन उतना रिलीज नहीं हो पा रहा क्योंकि अंडे ही कम बचे हैं। तो ये बताता है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या ओवेरियन फेलियर। इसका एक सीधा रीजन एग रिजर्व का कम होना होता है। कभी कभार आपके FSH और LH दोनों ही कम हो जाते हैं, ब्रेन से भी FSH कम निकल रहा है और ओवरी से भी एस्ट्रोजन कम बन रहा है। तो ऐसी केसेस में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम रेयर कंडीशन होती है, कॉलमैन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन में भी FSH कम निकल रहा है और एस्ट्रोजन भी कम है, तो ओवरऑल ही एग रिजर्व प्रॉपर डेवलप ही नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन से भी FSH के सिग्नल्स नहीं मिले ओवरी को। तो यहाँ पे भी डिफिकल्टी कंसीव करने में आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इन सभी कंडीशंस में आप
एक सही तरीके से कंसीव कर सकते हैं नेचुरली, अगर आप कुछ अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें, कुछ सप्लीमेंट्स का आप सपोर्ट लें। चलिए अब हम अपने थर्ड रीजन पे आ जाते हैं, जो लेडीज में एग वाले रीजन थे। 3 मैंने आपको बताए थे। एक तो एग का रिलीज ना होना, एग है लेकिन रिलीज नहीं हो रहे, एक एग ही कम बचे हैं ओवरी में, और तीसरा है एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है कि एग का रिजर्व भी ठीक है ओवरी में, और एग टाइम पे रिलीज भी हो रहे हैं, हर महीने साइकिल्स भी आ रहे हैं, पीरियड्स भी आ रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा। हफ्ते भर में मिसकैरेज हो जाता है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1.5 महीने, 3 महीने में मिसकैरेज हो जाता है। आप ट्राई करते चले जा रहे हैं, 3-4 बार मिसकैरेज हो गया। इसका रीजन है कि एग की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्पर्म की क्वालिटी में भी हो सकती है, उसमें भी जल्दी मिसकैरेज हो सकता है, और एग की क्वालिटी में। अब एग की क्वालिटी को भी बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि आपको मेडिकल एक्सपर्टीज और की गाइडेंस से, अच्छे एक डॉक्टर की गाइडेंस से आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे एग की क्वालिटी को बढ़ाएं। इसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी हम करा के देख लेते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन का टेस्ट, जैसे कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का टेस्ट, CRP, ESR लेवल्स आपके, ये सभी चीजें बताती हैं कि एग में की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में ज्यादा होगा, ESR CRP बढ़ा रहेगा, यूरिक एसिड लेवल्स की मात्रा ज्यादा होगी। थायराइड हार्मोन एक बहुत जरूरी हार्मोन है, जो कि मेन में भी इनफर्टिलिटी का कारण है और लेडीज में भी इनफर्टिलिटी का कारण है। क्योंकि अगर थायराइड ही कम बन रहा है तो आपके एग को एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आएगा और एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी खराब होगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जांच इसलिए कराई जाती है थायराइड की और इन्फ्लेमेशन की, ताकि हमें पता चले कि एग का जो क्वालिटी है हम इंश्योर करें कि वो सही हो। अगर ये हार्मोन्स में गड़बड़ी है, ये ब्लड टेस्ट में गड़बड़ी है, तो हमें समझ में आता है कि एग की क्वालिटी खराब होने के ये रीजंस हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स को ठीक किया जाता है ताकि आपको एक नेचुरली कंसीव आप कर पाए। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, टाइम पे एग रिलीज नहीं हो पाता है। और प्रोलैक्टिन बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट रीजन इंसुलिन हार्मोन का बढ़ना है। जैसे PCOS PCOD में टेस्टोस्टेरोन एक मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो आपके बॉडी में, शरीर में पैनक्रियास से निकलता है, वो बढ़ जाता है क्योंकि खाने पीने में गड़बड़ी है, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी है, शुगरी स्टार्ची मील्स हम ज्यादा लेते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, नमकीनें जो ब्लड में ग्लूकोज बनती है वो ज्यादा खाते हैं, उससे इंसुलिन बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ के PCOS PCOD हो जाता है, और इंसुलिन बढ़ने से प्रोलैक्टिन के लेवल्स भी बढ़ सकते हैं, और प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ने से भी ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, एग रिलीज में दिक्कत आती है, और बेबी होने में डिफिकल्टी आती है। तो आज मैंने आपको सारा डिटेल में बताया और समझाया कि अगर आप एक कपल हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं, बहुत समय से आपको बेबी नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको वो क्यों नहीं हो पा रहा है, और आगे आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी। आपको अपनी जांचें करवानी है, आपको अपने सिम्टम्स देखने हैं, और फिर जाकर के जब आपके पास में जांचें हो जाती हैं, सिम्टम्स आप देख लेते हैं, कौन सी जांचें स्पेसिफिकली करवानी है, उसके लिए भी आप अपना एक अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जिनको की पूरी जानकारी हो फर्टिलिटी के बारे में, और सलाह लेकर के टेस्ट करवा के फिर आप उन्हें दिखा सकते हैं कि ये मेरी रिपोर्ट्स आई हैं और ये इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, और अब आगे क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके लिए आपको डेफिनेटली एक अच्छे मेडिकल एक्सपर्टीज वाले डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई और आपको ये समझ में आया कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, और आगे अगर आपको बेबी चाहिए तो आपको क्या चीज़ें करना और ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू।